आज हम पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और हम इसको कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स भी बोल सकते हैं। इसको अच्छे से हम आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये जो वेक्टर चैप्टर है, मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो, इसमें से ना कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते नहीं है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम वेक्टर चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते नहीं है, बट वेक्टर का एप्लीकेशन बहुत है भाई, हर चैप्टर में, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में, ठीक है ना, एप्लीकेशन है। तो आप इसी चैप्टर को अपना बेस बनाइए, ठीक है ना, बहुत स्ट्रांग बनाइए। सोचिए, एनालाइज कीजिए कि वेक्टर एडिशन क्या होता है, आगे जो पढ़ेंगे उसके बारे में सोचिए, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास, एडिशन ऑफ वेक्टर्स और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। बात देखिए, जो पिछले वीडियो में हमने वेक्टर का पढ़ा कि इंट्रोडक्शन लिया हुआ था हम लोगों ने पढ़ा कि स्केलर्स क्या है, वेक्टर्स क्या है, मैग्नीट्यूड क्या होता है कि ना, मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली एंड डायग्रामेटिकली, है कि ना, ग्राफिकली। तो हम वेक्टर को कैसे लिखते हैं, अगर वेक्टर ए होगा तो वेक्टर ए से लिखें, एंड इसमें क्या होगा ना, मैग्नीट्यूड होगा एंड डायरेक्शन होगा। तो जितने भी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है ना, ग्राफिकल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था, हम लोगों ने वो सभी पढ़ लिया। फिर हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही पढ़ा कि ऑर्डर ऑफ द वेक्टर क्या होता है, सेम ऑर्डर ऑफ द वेक्टर्स क्या होता है, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ द वेक्टर्स क्या होता है, ठीक है ना, एंड एंगल कैसे निकालेंगे, दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकालेंगे। तो पिछले वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नहीं देखे, आप देख लो। अगर आपको ये सभी के बारे में पता है, आप टाइम वेस्ट मत करो, इसको कंटिन्यू करो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है ना। पहला बात देखिए, ये जो वेक्टर्स है हम इसको ऐड करेंगे क्यों, ठीक है ना। अब बात यह है, अगर हमारे पास स्केलर्स होता, ध्यान से देखिए, स्केलर्स होता तो इसमें सिर्फ एंड सिर्फ मैग्नीट्यूड होता, है कि ना। अब वेक्टर से, वेक्टर में क्या होता है भाई ना, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। जब आप स्केलर देखो, स्केलर वेक्टर क्या है रे भाई, हम लोगों ने पढ़ा स्केलर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का ही कैटेगरी है। स्केलर एक कैटेगरी है, वेक्टर एक कैटेगरी है, खत्म, ठीक है ना, कुछ अलग नहीं है स्केलर वेक्टर, ये सब फिजिकल क्वांटिटी का ही कैटेगरी है। ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो है मेरा स्केलर। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है, ठीक है ना, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन यूज करता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। वो अपना एक फिजिकल क्वांटिटी अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी यूज करता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन। उसी फिजिकल क्वांटिटी का ग्रुप को बोलते हैं वेक्टर्स, ठीक है ना। जब आप देखो, आपको बोला गया बार बार, आपको डायमेंशन चैप्टर में ही बोला गया कि आप सिमिलर क्वांटिटी को ही ऐड करोगे। आप समोसा को समोसा के साथ ऐड करेंगे, आलू चप को आलू चप के साथ ऐड करेंगे, समझ रहे ना। आप सिमिलर फिजिकल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको क्या बोला कि मैं स्केलर को स्केलर के साथ ऐड करूंगा, समझ रहे, एंड स्केलर को स्केलर के साथ ऐड करूंगा, आप सेम नेचर होना चाहिए। मतलब अगर मास एक स्केलर है, टाइम एक स्केलर है, आप ये दोनों को ऐड नहीं कर सकते, ये स्केलर है बोल के ऐड नहीं कर सकते। एक स्केलर दूसरा स्केलर के साथ ही ऐड होगा ऑफ सेम नेचर। बात समझ रहे ना, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। एक स्केलर दूसरा स्केलर के साथ ऐड होगा बोलने से आप कोई भी स्केलर को उठा के कोई भी स्केलर के साथ ऐड नहीं कर सकते। यू कैन नॉट ऐड, आप उसी प्रोसेस में अपने आप को डाल नहीं सकते। एक स्केलर को और एक सिमिलर स्केलर के साथ ऐड करेंगे, एक वेक्टर को और एक सिमिलर वेक्टर के साथ ऐड करेंगे। मतलब फोर्स को फोर्स के साथ ऐड करेंगे, मास को मास के साथ ऐड करेंगे, समझ रहे ना। एंड बात समझिए,
तो वेक्टर को वेक्टर के साथ ऐड करेंगे, बट नेचर सेम होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी सेम होने चाहिए, तभी ना ऐड करेंगे। आप ब्लाइंडली किसी को भी उठा के बोलोगे सर ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, दोनों को ऐड कर देंगे। आप तो बोले थे वेक्टर को वेक्टर के साथ ऐड करेंगे, कर देंगे। ऐसा थोड़ी होता है भाई, ठीक है ना। क्लियर होना है सब चीजें। तो अब देखिए, जब आप स्केलर को ऐड करेंगे, जब ये स्केलर क्वांटिटी को आप ऐड करेंगे, ठीक है ना, आपके साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो आप जब स्केलर 1 को स्केलर 2 ऑफ सेम नेचर वाले को ऐड करोगे, देयर विल बी ए रिजल्ट ऑफ द एडिशन। इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड ही आएगा ना, हाँ कि ना रे। इसका और कुछ एक्स्ट्रा था कि इसका वैल्यू था, इसका मैग्नीट्यूड था, इसका मैग्नीट्यूड था। हम इसको बोले कि देखो बात समझो, हम इसको बोले तुम्हारा मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के साथ ऐड कर दिए। इसको तो और कुछ पता ही नहीं ना, इसके पास और क्या है, इसको पता है कि इसको पता है कि मेरे पास, मैं स्केलर हूं, मेरे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। इसको भी पता है कि मैं स्केलर हूं, मेरे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो इसका मैग्नीट्यूड हम ऐड कर दिए, रिजल्ट मुझे मिल गया, मैग्नीट्यूड ही मिलेगा। समझ लो। तो जब हम स्केलर को ऐड करते हैं, हम सिंपल एडिशन फॉलो करते हैं, ठीक है ना, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन फॉलो करते हैं, समझ रहे ना, अलजेब्रिक एडिशन फॉलो करते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, अलजेब्रिक एडिशन फॉलो करते हैं। बट जब एडिशन ऑफ वेक्टर का बात आता है, हम वहां पे सिंपल अलजेब्रिक एडिशन फॉलो कर नहीं पाए। बात समझिए, जब स्केलर का बात आया, हम बोले कि हाँ भाई तुम्हारे पास तो सिर्फ वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या बोला गया था, याद है ना, मैग्नीट्यूड मतलब द वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी व्हाट वी गॉट इन द प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन, दैट इज मेजरमेंट। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन, द होल प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन इज नोन एज मेजरमेंट, हाँ कि ना। उसी मेजरमेंट में जो फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू आता है, उस वैल्यू को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। एंड वो मैग्नीट्यूड हर फिजिकल क्वांटिटी का होता है, चाहे वो स्केलर हो, चाहे वो वेक्टर हो, चाहे वो जो भी हो, चाहे आप बोलोगे सर मैं एक फिजिकल क्वांटिटी हूं, इसका मतलब आपका भी मैग्नीट्यूड होगा, आपका भी एक वैल्यू होगा। समझ रहे ना। ऐसा चीजें जिसको आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, वो वेक्टर नहीं है, वो स्केलर नहीं है, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है ना। तो बात समझिए। तो जब स्केलर को एडिशन करना था, आप सिंपल अलजेब्रिक एडिशन फॉलो कर दिए। बट जब वेक्टर का बात आता है एडिशन का, तब आपको यह पता है कि एक वेक्टर को दूसरा सिमिलर टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वाला वेक्टर के साथ आप ऐड करेंगे, तो रिजल्ट में आपको वेक्टर ही मिलेगा ऑफ सेम नेचर। इसके बारे में आप फोकस कीजिए। फोर्स को फोर्स के साथ ऐड करूंगा, फोर्स एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर भी फोर्स होगा, तो ही मैं ऐड कर पाऊंगा, समझ रहे ना। एंड रिजल्ट में मुझे मिलेगा फोर्स ही मिलेगा। बट मैं ये जो प्रोसेस ऑफ एडिशन है, मैं इसको सिंपल एडिशन में ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि वेक्टर में हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक एक्स्ट्रा चीजें हैं, डायरेक्शन। सो दिस डायरेक्शन के वजह से हम लोग क्या करेंगे, ये वेक्टर को सिंपल एडिशन से ऐड नहीं कर सकते। तो वी हैव टू फॉलो सम डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट लॉस। कुछ अलग से नियम हमें फॉलो करने होंगे, कुछ अलग से रूल्स फॉलो करने होंगे टू ऐड वेक्टर्स। सिंपल स्केलर में क्या था भाई, स्केलर हमारा सिंपल था भाई, स्केलर में हमारा बस मैग्नीट्यूड था, चलो ऐड कर दो, आ गया आंसर, ठीक है ना। 2 समोसा प्लस 3 समोसा 5 समोसा हो गया भाई आंसर, ठीक है ना। बट ये वेक्टर को आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है ना, वेक्टर को ऐसे नहीं कर सकते, वेक्टर का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। तो ये जो वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड होगा, इसका डायरेक्शन होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा, इसका डायरेक्शन होगा, समझ रहे हो ना। तो ये रिजल्ट आएगा, उसका भी मैग्नीट्यूड आएगा, इसका भी डायरेक्शन आएगा। बात समझिए, ठीक है ना कुछ डाउट हो रहा है रे भाई, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं ना। वेक्टर को आप सिंपल एडिशन में ऐड नहीं कर सकते। क्यों ऐड नहीं कर सकते, आपका रीजन क्या है, क्योंकि मेरे पास यहां पे सिर्फ अगर वैल्यू होता मैं ऐड कर देता। यहां पे वैल्यू के साथ मेरा डायरेक्शन है, मैं डायरेक्शन को मैं अगर बोलूंगा कि मैं नॉर्थ के तरफ जा रहा था 2 मीटर गया, एंड फिर ईस्ट के तरफ 2 मीटर गया, फिर नॉर्थ के तरफ 3 मीटर गया, मेरा 3 मीटर गया, मुझे बताओ कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। मैं अभी क्या बोलूंगा ना, 2 मीटर ईस्ट प्लस 3 मीटर नॉर्थ। रिजल्ट क्या होगा बताओ,
तो ये जो टूवर्ड्स ईस्ट एंड टूवर्ड्स नॉर्थ है, ये जो डायरेक्शन है, हम ये डायरेक्शन को ना ये डायरेक्शन का वैल्यू नहीं होता है भाई, डायरेक्शन का वैल्यू होता ही नहीं है, समझ रहे हो, डायरेक्शन का वैल्यू नहीं होता। तो आपको डायरेक्शन को क्या करने हैं, एक सिंपल एडिशन पे ऐड नहीं करना। डायरेक्शन को हमें क्या करने होंगे ना, अलजेब्रिक एडिशन पे ऐड नहीं करने हैं, हमें क्या करना है, कुछ डिफरेंट लॉ फॉलो करने हैं, डिफरेंट रूल्स फॉलो करने हैं। दोज लॉस आर ज्योमेट्रिक रूल्स है, और जो लॉ जो हम फॉलो करेंगे टू ऐड वेक्टर्स, वो थोड़ा ज्योमेट्रिक वाला रूल्स है, ज्योमेट्रिक। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कि पूछते रहते हैं कि सर हमारा मैथ अगर अच्छा होता है तो क्या फिजिक्स हो जाएगा अच्छा, ठीक है ना, ऐसे पूछते हैं। ऐसा नहीं है भाई, ठीक है ना। आपका अगर मैथ अच्छा, अलजेब्रा में अच्छा नॉलेज है तो फिजिक्स नहीं होगा, आपका ज्योमेट्री में अच्छा नॉलेज है फिजिक्स होगा, बात समझ रहे ना। आपको अगर ज्योमेट्री का कंसेप्ट, थ्योरम्स वगैरह वगैरह याद होगा ना अच्छे से, फिजिक्स मस्त करेंगे आप, ठीक है ना, आपका दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा, ठीक है ना। अलजेब्रा होने से कैलकुलेशन पार्ट आपका स्ट्रांग हुआ, उसमें आपका टाइम बचेगा, ठीक है ना। एंड ये कैलकुलेशन पार्ट अभी भी आप कर सकते हैं, बट ज्योमेट्री का जो लॉ है, थ्योरम है ना, आप उसको थोड़ा फॉलो कर सकते हैं। आपका नाइन्थ क्लास का जो ज्योमेट्री बुक होगा, 10th क्लास का, उसमें जो थ्योरम्स है उसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, बस ऐसे ही देख सकते हैं, वो सब यूज नहीं होगा, बट आप अपना दिमाग शार्प करने के लिए देख सकते हैं, ठीक है ना। यूज नहीं होगा अभी यहाँ पे, ठीक है ना। दिमाग जितना ज्यादा ज्योमेट्री में आपका शार्प होगा, फिजिक्स में उतना ज्यादा शार्प होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो अभी हमने क्या बोला, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है, तो हम उसको सिंपल अलजेब्रा में ऐड नहीं कर सकते, वी हैव टू फॉलो सम ज्योमेट्रिक रूल्स। तो जो वेक्टर को, एंड देखो सिर्फ ज्योमेट्रिक रूल्स बोल के नहीं, आगे जाके हम और भी कुछ मेथड में वेक्टर को ऐड करेंगे। तो वेक्टर को भी ऐड करने का प्रोसेस हमारा 2-3 मेथड में हम ऐड करेंगे। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, वेक्टर एडिशन बाय ग्राफिकल मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड बोल के पढ़ेंगे। एंड इस ज्योमेट्रिक मेथड में हम लोग क्या करेंगे, 3 लॉ पढ़ेंगे। तो आज हम एक लॉ पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरा लॉ पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा लॉ है बाय ज्योमेट्रिक मेथड, ठीक है ना, वो है हमारा ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बात समझिए। इसके बाद हमारा पैरेललोग्राम लॉ आएगा, पॉलीगॉन लॉ आएगा, ठीक है ना, ये एक मेथड में जाएगा। फिर हम लोग कंपोनेंट मेथड पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि अभी क्या करें, वेक्टर को जोड़ेंगे कैसे, है कि ना, कंपोजिशन। हम 2 वेक्टर था, 2 वेक्टर को हम जोड़ के रिजल्ट ला रहे। फिर हम आगे जाके पढ़ेंगे वेक्टर को तोड़ेंगे कैसे, बात समझ रहे हो। एक वेक्टर होगा, आप उसको तोड़ोगे, 2-3 पार्ट में तोड़ोगे, इनफाइनाइट पार्ट में तोड़ोगे, नंबर ऑफ पार्ट्स में तोड़ोगे, आपको जितना मर्जी हो आप उतना पार्ट में तोड़ सकते हो, ठीक है ना। बट ये जो ट्राइंगल्स लॉ आज हम पढ़ेंगे, ट्राइंगल्स लॉ, ये ट्राइंगल्स लॉ पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें रिमाइंड करना है। क्या चीजें, देखो, लेट अभी मेरे पास एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट वेक्टर आएगा, रिजल्ट आएगा वो वेक्टर ही होगा, तो उसी रिजल्ट को बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ध्यान से सुनिए, रिजल्टेंट वेक्टर मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। बेसिक में पूरा बेसिक बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना, होप आपको समझ आ रहा है। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब कुछ इधर उधर का नहीं होता है। आप एक वेक्टर को दूसरा वेक्टर के पास एक वेक्टर को दूसरा वेक्टर के साथ जब ऐड करते हो तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है, दैट रिजल्ट वाला वेक्टर को ही बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो अब बताइए, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर, ठीक है ना। अब ये ए क्या है, एक वेक्टर है, बी क्या है, एक वेक्टर है, आर क्या है, ये दोनों का एडिशन के बाद जो आया वो है रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब बात समझिए, ये अलग से अपना कुछ इफेक्ट दे रहा था, बात समझिए। ये ए वेक्टर अलग से अपना कुछ इफेक्ट दे रहा था, बी वेक्टर अपना अलग से इफेक्ट दे रहा था। जब दोनों को मिला दिए, दोनों का इफेक्ट भी मिल गया होगा, हाँ कि ना रे, बात समझ लो ना। एक मार्केटिंग कंपनी में
एक मार्केटिंग कंपनी में एक बंदा मार्केटिंग करता है, वो जितना काम करता है वो बोला किसी और को भी हायर किया, ठीक है, दोनों मिलके अभी क्या किए, उसी मार्केटिंग के लिए काम करेंगे, उसी मार्केटिंग कंपनी के लिए काम करेंगे। ऑब्वियसली रिजल्ट थोड़ा बढ़ेगा, ज्यादा होगा, तो इसका इफेक्ट भी उसी में है, इसका इफेक्ट भी उसी में है। जब हम अलग अलग करके बोलेंगे सही है, जब हम बोलेंगे नहीं ये दोनों को हम एक साथ बोलेंगे तो भी सही है। बात समझिए, मैं बोलूंगा ए का इफेक्ट है, बी का इफेक्ट, अलग अलग बोलने से होगा। या तो मैं अगर बोलूंगा कि ए का इफेक्ट एंड बी का इफेक्ट जो है वो दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आया उसका भी इफेक्ट वही है, बोल सकते हैं ना। तो हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, जो रिजल्टेंट वेक्टर प्रोड्यूस होगा दो वेक्टर को ऐड करने के बाद, बात समझिए, ये आप नोट करके लिख लेंगे, अपना लैंग्वेज में लिखिए, ठीक है ना। इंग्लिश जरूरी नहीं है, अभी 12 साल तक आप इंग्लिश पढ़ते आए, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। अपना लैंग्वेज में लिखो अभी, ठीक है, अपना लैंग्वेज में समझो, डेफिनेशन रट्टा मत मारो बैठ के, ट्राइंगल स्लो सर ये है, ट्राइंगल स्लो, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। समझिए बात को, हर चीजों को परखिए, पूरा क्लैरिटी लाइए, ठीक है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं, कैसे एनालाइज करिए, दिमाग अपना न्यूमेरिकल पे फोकस कीजिए, ठीक है ना। ये जो मैं बोल रहा हूं एक्सप्लेनेशन, उसको नोट बनाइए, जो नोट लिखा जा रहा है, जो नोट बुक में लिखा है, आप उसी को रीनोट कर लेते हैं। नहीं, आप जहां पे भी वीडियो देखते हैं, जहां पे भी पढ़ते हैं ना, आप टीचर जो एक्सप्लेन करते हैं उसको लिखने की कोशिश कीजिए, वो बुक में नहीं होगा। कोई भी टीचर भाई, सारे टीचर एक्सप्लेन करते हैं, वो एक्सप्लेनेशन को नोट डाउन करिए, ठीक है ना। किताब आप बुक ले लिए, बुक में लिखा होगा ट्राइंगल्स लॉ, उसी को आप रीनोट कर लेते हैं। अरे भाई टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है ना, रीनोट नहीं करना है, ठीक है ना। जो टीचर बोलते हैं एक्सप्लेनेशन उसको नोट करो। तो मैंने अभी क्या बोला कि जो रिजल्टेंट प्रोड्यूस होगा दोनों वेक्टर को ऐड करने के बाद, रिजल्टेंट का जो इफेक्ट होगा ये दोनों वेक्टर का इफेक्ट मिला के वही होगा, लिख देंगे, ठीक है ना। रिजल्टेंट का जो इफेक्ट होगा ये दोनों को ऐड करने के बाद, ये दोनों का इफेक्ट को ऐड करने के बाद भी वही होगा, खत्म। तो इस वेक्टर को क्या बोले, रिजल्टेंट वेक्टर। इसका होगा मैग्नीट्यूड, है कि ना, इसका होगा डायरेक्शन। तो लेट मैंने क्या किया, m1 d1 ये m2 d2 ऐसे होगा, है कि ना। तो इसका भी मैग्नीट्यूड आएगा, डायरेक्शन आएगा। हम कुछ सिंबल लेंगे, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का अलग अलग सिंबल लेंगे, मैं बस ऐसे दिखा दे रहा हूं, ठीक है ना। फिर हमें और कुछ चीजें याद रखना है, क्या ना, देखिए, अब जो दो वेक्टर को ऐड करते हैं उनके बीच एंगल आपको जरूरी है, समझ लो ना, आपको एंगल निकालना जरूरी है। द एंगल, ठीक है ना, बिटवीन द वेक्टर्स दैट विच वी विल ऐड, ठीक है ना। द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दैट विच विल ऐड, दैट विच वी विल ऐड, ठीक है ना। इनका एंगल हमें पता होना चाहिए। आप वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ ऐड कर रहे हैं तो ए बी के बीच एंगल आपको जरूरी है। आप एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं आपको बताया था कैसे फाइंड आउट करेंगे ना। दोनों वेक्टर को डिफरेंट ऑर्डर में रख लेंगे, दैट इज इधर टेल टेल कॉम्बिनेशन कर लेंगे या तो हेड हेड कॉम्बिनेशन कर लेंगे। एंड जो छोटा एंगल आएगा वो छोटा एंगल, जो स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन टेल टेल कॉम्बिनेशन और हेड हेड कॉम्बिनेशन इज नोन एज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अगर टेल टेल कॉम्बिनेशन होगा नहीं तो आप लाएंगे, कैसे लाएंगे, बाय शिफ्टिंग द वेक्टर। शिफ्ट कैसे करेंगे, विदाउट चेंजिंग द वेक्टर ना, पैरेलली शिफ्ट करेंगे। एक वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। अगर आप एक वेक्टर को अगर आप वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हो देन वो वेक्टर चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। देन सेम ऑर्डर क्या था, सेम ऑर्डर मतलब एक वेक्टर का हेड को दूसरा वेक्टर का टेल के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये अगर वेक्टर बी है, ये मेरा वेक्टर ए है, तो देखो टेल हेड। तो अगर ये एक का हेड दूसरा का टेल कनेक्ट हुआ होगा देन हम वहां पे बोलेंगे कि द वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर। अगर टेल टेल कॉम्बिनेशन होगा हम वहां पे बोलेंगे कि द वेक्टर्स आर इन डिफरेंट ऑर्डर, ठीक है ना। तो चलिए अभी हम देखेंगे ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये जो मेरा पार्ट था वेक्टर एडिशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे अभी तक जो बोला गया, ठीक है। चलिए देखते हैं
ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना, अच्छे से समझिएगा भाई, ठीक है ना, ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये क्या बोल रहा है आपको, ये ट्राइंगल्स लॉ आपको क्या बोल रहा है, ये जो वेक्टर एडिशन वाला मेथड है, आप इसमें सिर्फ दो ही वेक्टर ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस लॉ, ठीक है ना। वो क्या बोल रहा है, ट्राइंगल्स लॉ बोल रहा है कि आप मेरे को अगर यूज करोगे, मैं आपके लिए दो ही वेक्टर को ऐड कर सकता हूं, दो से ज्यादा नहीं, समझ रहे ना। सो बाय यूजिंग दिस लॉ वी कैन ऐड ओनली टू वेक्टर्स एट ए टाइम। बात समझिए, ट्राइंगल्स लॉ ऐड करके आप एक बार में दो ही वेक्टर ऐड कर सकते हैं, ये बोल रहा है, ठीक है ना। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट by using this law, by using this law we can add only two vectors at a time। बात समझिए, एक बार में हम दो ही वेक्टर को ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्राइंगल्स लॉ। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, है कि ना, ये एक लॉ है भाई, इसको जो बनाए वो लिख के चले गए, समझ रहे हो, ठीक है ना। मैं बस आपको ये एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, इसका एप्लीकेशन बताऊंगा, ठीक है ना। तो इसको मैं चेंज नहीं कर सकता ना, मैं बोलूंगा आपको कि मैं तीन वेक्टर भी एक साथ में ऐड कर सकता हूं, मुझे प्रोसेस पता है, बट वो ट्राइंगल्स लॉ में इंक्लूड नहीं होगा, समझ रहे ना। देन वो बोल रहा है कि जो दो वेक्टर को आप ऐड करेंगे, जो दो वेक्टर को आप ऐड करेंगे, कंडीशन है भाई, कंडीशन है, दो वेक्टर को ऐड करेंगे, इसका मतलब कोई भी दो वेक्टर को आप ऐड नहीं कर सकते, समझिए बात को। आपको बोला गया कि बाय यूजिंग ट्राइंगल्स लॉ आप दो वेक्टर को ऐड कर लोगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना मर्जी से कोई भी दो वेक्टर लेंगे एंड ऐड कर देंगे, हो जाएगा, बोलोगे सर मैं तो खुश हो गया, मैंने तो ऐड कर दिया, ऐसा नहीं होता है रे भाई। आप जो दोनों वेक्टर को ऐड करना चाहते हैं बाय यूजिंग ट्राइंगल्स लॉ, वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ, बात समझिए, वो दोनों वेक्टर एक कॉमन ट्राइंगल का, एक ट्राइंगल का दो साइड होने चाहिए, बात समझिए। The vectors which are to be added, the vectors which are to be added must represent the two sides of a common triangle। बात समझ रहे ना, सेम ट्राइंगल, एक ही ट्राइंगल का दो साइड होने चाहिए, समझ रहे। अब जो दो, आपको बोला गया ट्राइंगल्स लॉ, ये पूरा याद रखेंगे, ये घर पे जाके फिर से रिवीजन करके पढ़ना नहीं है, ये याद रख के यहां पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहां पे टाइम वेस्ट हो रहा है, यहां पे पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना, इसको यहां पे याद रखेंगे, घर पे और कुछ करेंगे, और कुछ रिवीजन न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे, एक बार में ये याद रखेंगे। क्या बोला गया, ट्राइंगल्स लॉ में दो ही वेक्टर ऐड करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया, ये ट्राइंगल लॉ है, तो जो दो वेक्टर को आप ऐड करोगे वो दोनों वेक्टर एक ट्राइंगल का दो साइड होने चाहिए, एक ही ट्राइंगल का दो साइड होने चाहिए, एक कॉमन ट्राइंगल होना चाहिए, समझ रहे ना। तो मैंने क्या किया, दो वेक्टर लिया, बात समझिए। तो मैंने एक वेक्टर लिया ए, दूसरा वेक्टर लिया लेट बी, ठीक है, लेट ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, बात समझिए। तो बोला मेरे को कि जो दो वेक्टर को आप ऐड करना चाहते हैं, द वेक्टर्स व्हिच आर टू बी एडेड मस्ट रिप्रेजेंट द टू साइड्स ऑफ ए कॉमन ट्राइंगल। मैं बोला हाँ सही है, मैं ले लिया, दो साइड ऑफ एक, इसको मैं अगर बंद कर दूंगा, ठीक है ना, तो ये दो साइड हो जाएगा, मैंने लिया दो साइड ऑफ ए ट्राइंगल। फिर बोल रहा है कि सिर्फ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करने से नहीं होगा, जो दो वेक्टर को आप ऐड करेंगे वो दोनों एक दूसरे के साथ सेम ऑर्डर होने चाहिए,
समझ रहे ना? सो द वेक्टर्स विच आर टू बी एडेड, which are to be added must be in same order with each other. कुछ समझ आ रहा है? कुछ समझ आ रहा है? जो दो वेक्टर को आप ऐड करना चाहते हैं वो एक ट्राइंगल का दो साइड को रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस वो दोनों सेम ऑर्डर में होंगे, ठीक है ना? एक दूसरे के साथ सेम ऑर्डर में होंगे। सेम ऑर्डर का मतलब क्या बोला गया? सेम ऑर्डर का मतलब क्या बोला गया? एक वेक्टर का टेल दूसरा वेक्टर का हेड के साथ कनेक्ट होगा। एक वेक्टर का टेल दूसरा वेक्टर का हेड के साथ कनेक्ट होने से हम बोलेंगे सेम ऑर्डर। मतलब यहां पे ए का हेड बी का टेल कनेक्ट होगा, सही है? बात समझ रहे ना? या तो बी का हेड ए का टेल कनेक्ट होगा। तो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? बोल रहा है ट्राइंगल्स लॉ, दो ही वेक्टर को ऐड करेंगे, ओनली टू वेक्टर्स ऐड करेंगे। जो दो वेक्टर को ऐड करेंगे वो दोनों कैसे होने चाहिए? मस्ट रिप्रेजेंट द टू साइड्स ऑफ ए कॉमन ट्राइंगल। जो दो वेक्टर को ऐड करेंगे वो क्या होना चाहिए ना? मस्ट बी इन सेम ऑर्डर विथ ईच अदर। ठीक है, अब बात यह है मैं जो दो वेक्टर को ऐड कर रहा हूं वो सेम ऑर्डर में कब आएंगे रे भाई ना? मैं आपको बार बार बोला कि एक का अगर टेल दूसरा का अगर हेड के साथ कनेक्ट हुआ होगा देन हम बोलेंगे वो दोनों सेम ऑर्डर में है। तो मैं अगर ए का यहां पे टेल रख के बी का हेड रखूंगा या तो ए का हेड रख के बी का टेल रखूंगा। तो मैंने क्या किया, यहां पे ए का टेल लिया, ए का हेड लिया। तो यहां पे क्या लूंगा? देखो टेल हेड कॉम्बिनेशन चाहिए, तो ए का अगर हेड रह गया तो बी का क्या रहना पड़ेगा? टेल रहना पड़ेगा, तभी ना सेम ऑर्डर होगा। फिर यहां पे क्या होगा? हेड ऑफ बी रहेगा। तो डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां होता है एक वेक्टर का ना? टेल टू हेड, हाँ कि ना? एक वेक्टर का डायरेक्शन कहां से कहां होता है? टेल टू हेड, टी ए से एच ए, टी बी से एच बी। तो समझ आ रहा है? बात समझ रहे ना? देन वो बोला अगर ये सब होता है, अगर ये तीन कंडीशंस फॉलो करेगा, कंडीशंस देखिए लिखा है दुकान में, पूरा शोरूम में लिखा है बाहर फ्लैट 50% ऑफ, ठीक है ना? नीचे लिखा है छोटे छोटे में टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, वो वैसा ही है। पूरा आपको ये दे दिया, लास्ट को टर्म्स एंड कंडीशंस भी है। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस ना? ये सब होने के बाद भी अगर ये सब होता है तो आपको रिजल्टेंट मिलेगा। कौन रिजल्टेंट बनेगा ना? जो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल है वो रिजल्टेंट हो सकता है। देखिए कैसे बोल रहे हो, कितना प्यार से बोला, हो सकता है, ठीक है ना? हो सकता है। जो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल है वो रिजल्टेंट हो सकता है, होगा जरूरी नहीं है, हो सकता है। समझ ना? हो सकता है। कब होगा? इफ ऑल दीज थिंग्स हैपन, देन if all the above are true, then the third side of the triangle can be the resultant. बात समझ रहे ना? Can be the resultant if the third side is in different order with both the vectors. कितना प्यार से बोला, सॉरी यार, सॉरी। समझ रहे हैं? अगर ये सब होगा, दो वेक्टर होंगे हमारे पास, वो दोनों एक ट्राइंगल का सेम दो साइड होंगे, एक सेम ट्राइंगल का दो साइड होंगे, वो दोनों सेम ऑर्डर में होंगे, देन जाके जो थर्ड साइड होगा वो रिजल्टेंट हो सकता है। कब होगा? जब वो डिफरेंट ऑर्डर में होगा। ये बोल रहा ट्राइंगल। अगर ये थर्ड साइड दोनों वेक्टर के साथ, ठीक है ना, कैन बी द रिजल्टेंट इफ the third side is in different order, if the side
इफ द थर्ड साइड इज इन डिफरेंट ऑर्डर विथ बोथ द वेक्टर्स, इज इन डिफरेंट ऑर्डर विथ बोथ द वेक्टर्स। समझ रहे हैं, हाँ कि नहीं? अब ये जो है साइड, ये होगा, समझ रहे हैं, रिजल्टेंट होगा। कब होगा? जब ए के साथ डिफरेंट ऑर्डर होगा, बी के साथ डिफरेंट ऑर्डर होगा। ए के साथ डिफरेंट ऑर्डर होने के लिए उसको क्या चाहिए? डिफरेंट ऑर्डर मतलब ये देखो, टेल ऐड होने से सेम ऑर्डर, है कि ना? टेल टेल होने से डिफरेंट ऑर्डर, हेड हेड होने से डिफरेंट ऑर्डर। हमें ये जो थर्ड साइड है, हमें डिफरेंट ऑर्डर चाहिए दोनों वेक्टर के साथ। मतलब देखो यहां पे ए का टेल है, तो यहां पे ये थर्ड साइड का भी टेल होना पड़ेगा। यहां पे देखो बी का हेड है, तो यहां पे थर्ड साइड का हेड होना पड़ेगा। तो डायरेक्शन कहां से कहां होगा? टेल टू हेड। तो ये जाके बनेगा रिजल्टेंट आर इक्वल टू ए प्लस बी। बात समझ रहे हैं? इसको आप अप्लाई करेंगे अभी, ठीक है ना? इसको अप्लाई करेंगे अभी। इधर उधर मत सोचिए कि कुछ, समझ रहे ना? इधर उधर कुछ नहीं सोचना है, ठीक है ना? देखिए बात समझिए। तो क्या बोला है? इफ द थर्ड साइड इज इन डिफरेंट ऑर्डर विद बोथ द वेक्टर्स, देन जाके वो रिजल्टेंट बनेगा बाकी दोनों वेक्टर का, जो दोनों सेम ऑर्डर में थे। तो यहां पे हमें क्या मिल गया कि जो साइड डिफरेंट ऑर्डर में है वो रिजल्टेंट है बाकी दोनों साइड का, समझ रहे ना? बाकी दोनों साइड का जो दोनों सेम ऑर्डर में है। तो हम यहां पे लिख लेंगे, है कि ना? द साइड विच इज इन डिफरेंट ऑर्डर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द साइड्स विच आर इन सेम ऑर्डर, ठीक है ना? तो हम यहां पे लिख लेंगे द साइड अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल्स लॉ, द साइड विच इज इन डिफरेंट ऑर्डर, which is in different order equal to the sum of the sides which are in same order, है कि ना? which are in same order। तो यहां पे हमें कौन डिफरेंट ऑर्डर में है? आर। एड किसको करेंगे? दोनों सेम ऑर्डर में कौन कौन है? ए एंड बी। तो यहां पे मुझे मिला R इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, आप वहां पे बताएंगे कौन सा वेक्टर डिफरेंट ऑर्डर है, कौन सा वेक्टर सेम ऑर्डर है, एंड वहां पे हम आगे बढ़ेंगे। आपको बोला है क्वेश्चन में कि थोड़ा सा देख लीजिए एग्जाम्पल, बहुत आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपको बोला होगा कि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये और एक वेक्टर है, लेट ये P है, ये R है, ये A है। अब बोल रहा है ये जो तीन वेक्टर ये ट्रायंगल में है, रिलेशन बिटवीन A, P एंड R निकालिए। रिलेशन बिटवीन A, P एंड R निकालिए। मैं आपको क्या बोला आपको बार बार बोला, द साइड विच इज इन डिफरेंट ऑर्डर इक्वल्स टू द सम ऑफ द साइड्स विच आर इन सेम ऑर्डर। डिफरेंट ऑर्डर में कैसे पता चलेगा? जब आपको लगेगा कि टेल टेल हेड हेड कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना? अब देखिए P का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां होता है? टेल ऑफ P टू हेड ऑफ P। R का डायरेक्शन ऐसा है, तो टेल ऑफ R हेड ऑफ R। A का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, तो हेड ऑफ A टेल ऑफ A। हमेशा वेक्टर का डायरेक्शन टेल से हेड होता है एंड जो लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड होता है, हाँ कि ना? देखिए तो यहां पे बताइए कौन कौन वेक्टर सेम ऑर्डर है ना? जिसका टेल हेड कॉम्बिनेशन होगा वो दोनों सेम ऑर्डर है। टेल टेल कॉम्बिनेशन है यहां पे, A एंड P का टेल टेल कॉम्बिनेशन है, P एंड R का हेड एंड टेल कंडीशन है। हो गया। तो यहां पे ये डायग्राम में P एंड R आर इन सेम ऑर्डर, हाँ कि ना? आर इन सेम ऑर्डर विथ ईच अदर, हाँ कि ना? विथ ईच अदर, हाँ कि ना? ईच अदर। वेयर एज P एंड A, P के साथ डिफरेंट ऑर्डर है। देखो टेल टेल
हेड हेड। ए जो है पी के साथ डिफरेंट ऑर्डर में है, ए जो है आर के साथ भी डिफरेंट ऑर्डर में है। तो यहां पे ए जो है डिफरेंट ऑर्डर में है, तो ए क्या होगा, जो डिफरेंट ऑर्डर में है ओ वेक्टर इक्वल टू, ओ साइड इक्वल्स टू सम ऑफ द अदर साइड्स, अदर टू साइड्स विच आर इन सेम ऑर्डर। आप बोलोगे सर आर तो आप रिजल्टेंट वेक्टर का सिंबल निर्धारित एक सिंबल है, आप बोलोगे सर मैं इसको कैटरीना कैफ लूंगा, ठीक है ना, लो ना भाई, एक नाम तो है वेक्टर का, समझ रहे हो, हाँ कि ना, समझ रहे हो ना, वैसा कुछ नहीं है। आप बोलोगे सर मैं पी को कुछ लूंगा, नाम मेरे भाई, वेक्टर का नाम है, आप अपना मर्जी से ले सकते हो, समझ रहे हो ना, ठीक है ना, बस ऐसा कुछ नाम मत लेना कि किसी को बुली लगे, समझ रहे हो, ठीक है ना। चलिए तो अभी और एक डायग्राम देखेंगे, ठीक है ना, वैसा ही आप ये रिलेशन सोचना क्या करेंगे क्या नहीं। सो देखिए, बताइए कौन सा रिजल्टेंट होगा, कौन सा, लेट ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, कौन सा दोनों डिफरेंट ऑर्डर है, बता सकते हैं कौन सा दोनों डिफरेंट ऑर्डर है, कौन सा वेक्टर सेम ऑर्डर है। देखिए अगर ऐसा डायरेक्शन है तो यहां पे टेल ऑफ बी होगा, ऐसा है तो टेल ऑफ सी होगा, तो हेड ऑफ बी यहां पे होगा, हेड ऑफ सी यहां पे होगा, तो टेल हेड कॉम्बिनेशन आ गया किसका, बी एंड सी का। तो यहां पे बी एंड सी आर इन सेम ऑर्डर, है कि ना, सेम ऑर्डर, समझ रहे ना। तो यहां पे जो ए है, ए का कुछ डायरेक्शन ऐसा है कि ना, तो ए का कुछ डायरेक्शन ऐसा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो ये टेल ऑफ ए, हेड ऑफ ए, तो हेड हेड कॉम्बिनेशन, टेल टेल कॉम्बिनेशन, तो ए दोनों के साथ क्या हो गया, डिफरेंट ऑर्डर, तो जो डिफरेंट ऑर्डर में है दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू वेक्टर्स व्हिच आर इन सेम ऑर्डर, है कि ना, तो बी प्लस सी। भाई समझ रहे हैं, है कि ना, ये सब चीजें याद रख लेंगे, आपको अगर एक ट्राइंगल दिया होगा ऐसे आप सोचेंगे। हम लोगों ने नेगेटिव वेक्टर्स बोल के पढ़ा था, ठीक है ना, नेगेटिव वेक्टर्स करके पढ़ा था, ध्यान दीजिए, नेगेटिव वेक्टर्स, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अगर मेरे पास, ध्यान दीजिए, अगर मेरे पास एक वेक्टर ऐसा होगा, ठीक है ना, एंड और एक वेक्टर ऐसे होगा, अगर ये आर है, ये दोनों का अगर ये पी है, बोला गया देखो आर का मैग्नीट्यूड होगा, आर का डायरेक्शन होगा, वैसे ही पी का मैग्नीट्यूड होगा, पी का डायरेक्शन होगा, है कि ना, बोला गया आर का मैग्नीट्यूड पी का मैग्नीट्यूड के साथ सेम है, देखो अपोजिट है ना एक दूसरे के साथ, बट आर का जो डायरेक्शन है पी का डायरेक्शन के साथ अपोजिट है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, नेगेटिव वेक्टर्स, ये दोनों क्या है, नेगेटिव वेक्टर्स, आर वेक्टर इक्वल्स टू माइनस पी वेक्टर। वैसा ही ध्यान दीजिए, अगर आपके पास कुछ ऐसे होगा, ध्यान दीजिए, लेट ये ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, एंड ये मेरा जो थर्ड साइड है वो भी सेम ऑर्डर में है, ध्यान दीजिए। तो यहां पे टेल ऑफ ए, हेड ऑफ ए, टेल ऑफ बी, हेड ऑफ बी, टेल ऑफ आर, हेड ऑफ आर, टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड, हेड टेल, तीनों क्या हो गया, सेम ऑर्डर हो गया, बात समझ रहे ना। अगर ये आर वेक्टर ऐसे होता, बात समझिएगा, अगर ये आर वेक्टर ऐसे होता तो हम क्या करते, अगर होता तो हम क्या करते ना, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस बी करते, बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं, है नहीं, होता तो, बात समझिए, आर वेक्टर अगर डिफरेंट होता, डिफरेंट ऑर्डर में होता ए बी के साथ, तो आर इक्वल टू ए प्लस बी करते। अब देखो आर भी सेम ऑर्डर में है, जो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, देखो ये लेंथ जितना है, आर का लेंथ इधर से जितना है इधर से उतना है, बट डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो मैं इट्स लाइक अगर ये आर है ये पी है कि ना, अपोजिट डायरेक्शन है, एक आर है तो एक पी है, तो देखो अगर ये सेम ऑर्डर होता तो मैं ए प्लस बी लेता, सेम ऑर्डर नहीं है, ठीक है ना,
इसकी अपोजिट है ना, आर जो है अपोजिट है, आर को ऐसे होना चाहिए था बट ऐसे है, अपोजिट है, अपोजिट होने से क्या ले लेंगे माइनस, अपोजिट होने से क्या ले लेंगे माइनस। इसका मतलब a प्लस बी प्लस आर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है ना, इफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन सेम ऑर्डर देन द सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स इज इक्वल टू 0। याद रखेंगे, इफ ए बी आर ऑल द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन सेम ऑर्डर then the sum of all the three sides is equals to 0 and the vectors are known as cyclic vectors। क्या बोलते हैं उनको, cyclic vectors। ये याद रख लेंगे, ठीक है ना, cyclic vectors, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर बाय यूजिंग ट्राइंगल्स लॉ, ठीक है ना। तो अभी हमारा जो टॉपिक है हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर by using triangles law, ठीक है। चलिए मैं आपको बार बार बोला भाई कि जो दो वेक्टर को आप ऐड करना चाहते हो उनके बीच आपको एंगल निकालना जरूरी है। अगर आप एंगल नहीं निकाल पा रहे हो देन आप फंसोगे, ठीक है ना। तो एंगल निकाल देना जरूरी है, तो आप एंगल निकाल देंगे। एंगल कैसे निकालेंगे ना, बाय यूजिंग टेल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अगर टेल कॉम्बिनेशन नहीं होगा वेक्टर का तो आपको क्या करने हैं, टेल कॉम्बिनेशन लाना है। कैसे लाएंगे, बाय शिफ्टिंग द वेक्टर्स पैरेलल, ठीक है ना। कोई भी वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्ट करके लाएंगे। दिमाग में रखिए मैं जो बोल रहा हूं, जो दो वेक्टर को आप ऐड करेंगे उनके बीच आपको एंगल चाहिए, जो दो वेक्टर को आप ऐड करेंगे उनके बीच एंगल चाहिए, ठीक है। देखिए आगे जाके हम सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना, सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे। तो जो दो वेक्टर को हम माइनस करेंगे उनके बीच एंगल चाहिए, जो आगे जाके हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जो दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे उनके बीच एंगल चाहिए। समझ रहे ना, है कि ना। देखिए तो मैंने यहां पे क्या किया, लेट टू वेक्टर्स लिया a एंड b जिनको मैं ऐड करना चाहता हूं बाय यूजिंग ट्राइंगल्स लॉ। तो मैंने क्या किया, दो वेक्टर लिया, एक लिया वेक्टर a, दूसरा लिया वेक्टर b, ठीक है ना, दूसरा लिया वेक्टर b। तो मैं आपको बोला बार बार कि जो दो वेक्टर को हम ऐड करना चाहते हैं उनके बीच मेरे को एंगल चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे टेल ऑफ ए है, हेड ऑफ ए है, टेल ऑफ बी है, हेड ऑफ बी है। तो मुझे टेल कॉम्बिनेशन चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये जो ए वेक्टर है मैंने ए वेक्टर को शिफ्ट कर दिया, ये ओरिजिनल वेक्टर है, ये शिफ्टेड वेक्टर है। तो अब शिफ्ट कर देने से ये टी ए डैश हो गया, ये हेड एच ए डैश हो गया, ठीक है ना, हेड ऑफ द ए का डैश हो गया। तो ये शिफ्टेड वेक्टर है बेसिकली, ठीक है ना। तो ये मेरा देखो टेल, अभी देखो ये टेल है, ठीक है ना, टेल भी। तो ये आ गया मेरा थीटा, समझ रहे ना, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, बात समझिए, मैंने क्या किया, दो वेक्टर लिया ए बी जो कि सेम ऑर्डर है, टेल हेड करके लिया। बट मैं ये ए को शिफ्ट क्यों किया, टू फाइंड द एंगल, क्योंकि मुझे जब टेल मिलेगा कॉम्बिनेशन टेल ऑफ बी टेल ऑफ ए तो ही जाके मैं एंगल निकाल सकता हूं, ठीक है ना। ओनली टू फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी मैंने क्या किया, ए को शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। आप बोलोगे सर बी को शिफ्ट करने से नहीं होता, कि होता सब कुछ पॉसिबल है। आप पिछले वीडियो थोड़ा देख लेंगे, ठीक है ना। देखिए तो अब मेरा यहां पे जो थीटा आया, ये थीटा किसके बीच एंगल है, थीटा किसके बीच एंगल है ना, थीटा किसके बीच एंगल है, थीटा इक्वल्स टू जो दो वेक्टर को हम ऐड करेंगे, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, किसको हम ऐड कर रहे हैं, ए एंड बी, ठीक है। अब देखिए जो दोनों वेक्टर को ऐड करना है उनके बीच एंगल हमें पता चल चुका है, ठीक है ना। अब देखिए
अब मैं थर्ड साइड लूंगा, हाँ कि ना, थर्ड साइड लूंगा, थर्ड साइड ले लिया, क्लोजिंग साइड, जो कि डिफरेंट ऑर्डर में होगा तभी ना वो रिजल्टेंट बनेगा। तो ट्राइंगल्स लॉ के हिसाब से ना मैं डायग्राम बनाऊंगा, मैं अपने हिसाब से थोड़ी बनाऊंगा। तो ये मेरा आर हो गया, हाँ कि ना, जो कि ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि ए का इफेक्ट बी का इफेक्ट को मिला देने से जो इफेक्ट आएगा वो टोटल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए, बहुत ईजी है। तो मैंने लेट इसको लिया पी पॉइंट, इसको लिया क्यू पॉइंट, इसको लिया टी पॉइंट, ठीक है। देखिए अब बात यह है, आपको बोला गया कि आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे, है कि ना। आपको बार बार बोला गया कि एक लाइन अगर एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, देन द लेंथ ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, है कि ना। द लेंथ ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर is equals to magnitude of the respective vector, हाँ कि नहीं। अगर पी क्यू लाइन ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, दिस लेंथ पी क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। समझ रहे हो कुछ? अगर पी टी लाइन रिप्रेजेंट्स द vector r, then the length pt is equal to the magnitude of r. If the length qt is representing the vector b, तो the length qt is equals to magnitude of the vector b. समझ रहे ना भाई? ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बताइए, ठीक है ना। अब बताइए आप ये pt कैसे लाएंगे? आप सुपरमैन तो है नहीं, रजनीकांत तो है नहीं कि कुछ भी सोचेंगे आ जाएगा, नहीं, हमें ज्योमेट्री को फॉलो करना है कि ना, ज्योमेट्री वाला कुछ थ्योरम्स को फॉलो करने हैं, है कि ना। बट अगर मैं यहां पे अगर ऐसा करूं कि एक इसको मैं हाइपोटेनियस की तरह ट्रीट करूं, हाइपोटेनियस कब बनेगा? जब मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फॉर्म ए राइट एंगल ट्राइंगल, हाँ कि ना। तो अगर मैं यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दूं, एस पॉइंट ले लूं, then PTS will be a right angle triangle where I can apply Pythagoras theorem in 2D, है कि ना। 2D प्लेन में मैं Pythagoras theorem अप्लाई कर सकता हूं, by which PT will behave like a hypotenuse, PS will behave like base and ST will behave like perpendicular length. मुझे मैग्नीट्यूड लाना है ना रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कब आएगा? जब मैं ये लेंथ PT निकाल दूंगा। The length represents the magnitude ना, है कि ना। The length of the line representing the vector is magnitude ना। तो if I will find out the length PT, then that length PT will be the magnitude of the resultant vector R, है कि ना, समझ रहे ना। So that length मैं कैसे निकालूं ना, मुझे चाहिए, अगर मैं R को हाइपोटेनियस की तरह ट्रीट करूं, वो कैसे बनेगा? वो हाइपोटेनियस कब बनेगा? जब मेरे को एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा, है कि ना। तो मैंने यहां पे जस्ट टीएस क्या किया, ड्रॉ द लाइन, ड्रॉ टीएस परपेंडिकुलर टू कौन सा, ये कौन सा वेक्टर है? ये वेक्टर कौन सा है? शिफ्टेड वेक्टर ऑफ है कि ना। तो शिफ्टेड वेक्टर ऑफ है कि ना। तो ड्रॉ टीएस परपेंडिकुलर टू ना वेक्टर ए प्रोड्यूस्ड कर देने से देयर विल बी ए राइट एंगल ट्राइंगल पीटीएस, है कि ना, पीटीएस, देयर विल बी राइट एंगल ट्राइंगल पीटीएस, जहां पे दिस पीटी विल बिहेव लाइक हाइपोटेनियस, टीएस विल बिहेव लाइक परपेंडिकुलर एंड पीएस विल बिहेव लाइक बेस। तो मेरा मैग्नीट्यूड आ जाएगा। चलिए हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए तो मैं रीडायग्राम कर लेता हूं इसको अच्छे से, सो दैट आप स्क्रीनशॉट बाद में ले सकते हैं। चलिए तो ये मेरा वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है, हाँ कि ना, ये मेरा वेक्टर बी है। एंड आप जो भी पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइम, उसको आप अच्छे से टाइम दीजिए, समझ रहे ना। जल्दी में कुछ भी मत करिए। जो फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं ना हर चीज़ें, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। अगर आप टाइम देंगे
तो ओ भी आप, अगर आप एक चीज को रेस्पेक्ट दे रहे हैं तो ओ भी आपको रेस्पेक्ट देगा, समझ रहे ना। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना कुछ चीजें, फुल्ली टाइम दीजिए उसको, ठीक है ना, तो आपको बहुत तो हेल्पफुल होगा। तो ये मेरा थीटा है, हाँ कि ना, ये मेरा थीटा है, ये मेरा थीटा है। हम ये थीटा कैसा है यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा पी है, ये मेरा टी है, ये मेरा एस है, ये मेरा सॉरी ये क्यू है, ये क्यू है, ये मेरा टी है, ठीक है ना। तो पी क्यू एस टी ऐसा लिया गया, ये पॉइंट्स है। हाँ, सो अगर मैं यहाँ पे राइट एंगल बाय टेकिंग राइट एंगल ट्राइंगल पी टी एस, तो मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर, ठीक है। सो इन द राइट एंगल ट्राइंगल, इन द राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कौन सा, पी एस टी, पी टी हाइपोटेन्यूस, पी एस एंड एस टी बेस एंड परपेंडिकुलर। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा मेरा ना, पी टी का स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस का स्क्वायर, पी एस का स्क्वायर प्लस एस टी का स्क्वायर, हाँ कि ना, कुछ समझ रहे, ठीक है ना। अब क्या होगा, पी टी का स्क्वायर, पी एस मतलब क्या, पी क्यू प्लस क्यू एस, पी क्यू प्लस क्यू एस का स्क्वायर प्लस एस टी का स्क्वायर। क्या हमें पीटी पता है, हाँ पता है, पीटी पता है, हाँ पता है, पीटी क्या है, आर, जो हमें निकालना है। तो क्या हमें पीटी पता है, पीटी पता है, आर जो हमें निकालना है। क्या हमें पी क्यू पता है, क्या हमें पी क्यू पता है, हाँ पी क्यू पता है, कितना है, ए का मैग्नीट्यूड। क्या हमें क्यू टी पता है, हाँ क्यू टी पता है, कितना, बी। क्या हमें क्यू एस पता है, क्या हमें क्यू एस पता है, नहीं पता। क्या हमें क्यू एस पता है, नहीं पता। क्या हमें एस टी पता है, क्या हमें एस टी पता है, नहीं पता। एस टी पता है, नहीं पता। अब देखो यहां पे और एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल है क्या, क्यू एस टी। इन राइट एंगल ट्राइंगल क्यू एस टी, बेस कौन है, बेस कौन है, बेस कौन है, बेस कौन है, जिसके साथ एंगल है, एंगल किसके साथ है, क्यू एस एंड क्यू टी। तो बेस कौन है, क्यू एस। हाइपोटेन्यूस कौन है, क्यू टी, है कि ना, क्यू टी जो कि भी है, जो कि बी है कि ना। परपेंडिकुलर कौन है, एस टी। हम लोग हमेशा पढ़े क्या पढ़े कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस का एंगल जिसके साथ होता है वो बेस होता है, जिसके साथ एंगल नहीं होता वो परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर कौन है, एस टी। तो अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा के बारे में सोचूंगा, देखो मुझे हाइपोटेन्यूस का वैल्यू पता है, हाइपोटेन्यूस का वैल्यू पता है, तो मैंने साइन थीटा अगर लूंगा तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस होगा, तो क्यू टी। तो मुझे एस टी चाहिए ना, मुझे एस टी चाहिए, तो क्यू टी का वैल्यू पता है, तो मेरा एस टी क्या हो जाएगा, मेरा ना क्यू टी साइन थीटा, तो एस टी क्या हो गया मेरा ना बी साइन थीटा। वैसे ही मैं अगर कॉस थीटा लूंगा बेस बाई हाइपोटेन्यूस, क्यू एस बाई क्यू टी, है कि ना, क्यू एस बाई क्यू टी। तो क्यू टी मतलब क्या है भाई, बी, है कि ना। तो क्यू एस क्या हो जाएगा ना, बी कॉस थीटा। आप बोलोगे सर आप टेन थीटा लिए नहीं, टेन थीटा पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, दोनों वेरिएबल है, मैं किसका वैल्यू लाऊंगा, मेरे को तो दोनों का वैल्यू नहीं पता, मुझे हाइपोटेन्यूस का वैल्यू पता है बोल के मैं ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चूज किया जिसमें हाइपोटेन्यूस है, जिसमें हाइपोटेन्यूस है। तो अब मेरे को क्यू एस पता चल गया, क्यू एस पता चल गया बी कॉस थीटा, एंड एस टी पता चल गया बी साइन थीटा। So now we will use these values over this equation 1 and we will find the value of resultant R.
समझ रहे हैं ना भाई, ना कुछ डाउट हो रहा है रे, कंफ्यूज हो रहा है कि कंफ्यूज नहीं होना है, डाउट होगा चलेगा, वो क्लियर कर सकते हैं, बट कंफ्यूज हो जाओगे ना फंस जाओगे यार, कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी कुछ भी चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। नहीं समझ आ रहा है बंद कर दो वीडियो मेरा देखना, समझ रहे हो ना भाई, मैं तो पढ़ाता रहूंगा, आप थोड़ी पढ़ते रहेंगे, आपके पास 2 साल है, समझ रहे ना, मेरे पास 4 साल 5 साल 6 साल है, मैं पढ़ाता रहूंगा, ठीक है ना। आपको समझ नहीं आ रहा है बंद करिए वीडियो, टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है ना। सो देखिए पीटी का स्क्वायर, पीटी मतलब क्या, आर का स्क्वायर, पी क्यू प्लस क्यू एस, पी क्यू क्या है रे भाई मेरा, पी क्यू क्या है, देखिए पी क्यू क्या है, ए है कि ना, ए क्यू एस क्या है, बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, प्लस एस टी क्या है, बी साइन थीटा का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा ना, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस, देखो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर डाल सकते हैं, जहां पे ए इक्वल्स टू ए, बी इक्वल्स टू बी कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा होगा क्योंकि होल स्क्वायर है, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे आर स्क्वायर क्या हो जाएगा ना, ए स्क्वायर यहां से एंड यहां से बी स्क्वायर कॉमन जाएगा, है कि ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। तो दैट आर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 1, है कि ना। जो कॉस स्क्वायर थीटा आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, जो नहीं लिए मैथ की, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े कभी भी, तो याद रख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एंड ये भी सब याद रखेंगे, साइन थीटा बेस परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है, ठीक है ना। जो ट्रिग्नोमेट्री कभी नहीं पढ़े होंगे, अभी मैथ नहीं लिए होंगे, ठीक है ना, तो ये बेसिक का आपको बेसिक मैथमेटिक्स समझाया जाएगा, एक दो वीडियो उसका बनेगा, तो आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट ओवर, ये जो आया ये मैग्नीट्यूड है। ये जो आया इक्वेशन 2, जो भी आया इक्वेशन 2 में, ये ए क्या है, देखो ए क्या है, magnitude of the vector A. So this equation 2 represents the magnitude of the vector resultant vector R equals to A plus B. Where A क्या है, resultant A क्या है, magnitude of the vector A, B क्या है, magnitude of the vector B, थीटा क्या है, जो दोनों को ऐड किए, किसको ऐड किए, A को B के साथ, तो A एंड B के बीच एंगल थीटा। समझ रहे, पक्का डायरेक्शन निकालेंगे, है ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डायरेक्शन निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए डायरेक्शन निकालने से पहले डायरेक्शन क्या है वो तो देख लेंगे, है कि ना। देखो आप एक क्वेश्चन में डायरेक्शन 4 वे में निकाल सकते हैं, सोचिए 4 वे है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहां पे हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे बाय एंगल, बाय यूजिंग एंगल मेथड, समझ रहे हो, बाय यूजिंग एंगल। हम अगर ऐसे बोलेंगे, बात समझिए, हम अगर ऐसे बोलेंगे, देखो लेट ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, लेट ये पी क्यू लाइन है, मैं बोलूंगा कि मैं ये पी क्यू लाइन को 30 डिग्री बना के जा रहा हूं, वो मेरा डायरेक्शन होगा ना, हाँ कि ना। कोई बोलेगा कि ये पी क्यू लाइन को मैं 60 डिग्री बना के जा रहा हूं, वो भी डायरेक्शन ही होगा उसका, कितना एंगल बना के जा रहा है, इसका मतलब वो कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, बात समझिए। लेट मैं मेरा दोस्त को फोन किया, मैं यहां पे खड़ा रह के मैं उसको बोला कि मैं किधर जाऊं, तो वो बोला कि तेरे सामने एक घर होगा, बड़ा सा घर होगा, तेरे सामने एक घर होगा बड़ा सा, वो घर को देखो, तो मैंने इस तरफ फेस करके रहा, फिर राइट साइड वो घर को, वो जो घर है वो घर को देखो, फिर राइट साइड देखो, मैं अभी ऐसा हूं ना, मैं ऐसा खड़ा हूं, इधर फेस करके खड़ा हूं, इधर फेस करके खड़ा हूं, तो वो राइट साइड
ठीक है ना, आना है, बट वो घर को 30 डिग्री एंगल बना के आना है। तो मैं खड़ा हूं, तो मेरा दोस्त यहाँ पे खड़ा होगा, 30 डिग्री बना के मैं आऊंगा, तो मेरा दोस्त को मिलूंगा, खुशी खुशी हम गले मिलेंगे, है कि ना। अगर वो बोला मेरे को कि 30 डिग्री में आओ ऐसे, ये वाला ये लाइन को 30 डिग्री बना के बोला, घर को 30 डिग्री एंगल बना के बोला, मैं क्या करता, मेरा राइट हैंड को 30 डिग्री एंगल बना के आता, क्या मैं अपना दोस्त से मिलता? क्या अपना दोस्त से मिलता? मैं क्या बोलता, भाई कहाँ है रे तू, है कि ना, कोई तो है ही नहीं, उसको गाली करता 2-4, है कि ना, 2-4 गाली करता, समझ रहे हो। तो एंगल मत, अगर हम एंगल निकालेंगे, अगर हम एंगल निकाल के बोल देंगे कि ये वेक्टर इसी डायरेक्शन इतना एंगल बना के जा रहा है एक लाइन के साथ, देन दैट विल बी डायरेक्शन, है कि ना। तो अगर मैं बोलूंगा कि ये रिजल्टेंट किधर जा रहा है, सॉरी हाँ, ये रिजल्टेंट किधर जा रहा है, मैं ऐसे बोलूंगा, तो आपको देखो, आप देखो, ये रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ अगर मैं बोलूंगा कि अल्फा एंगल बना के जा रहा है, ये ए है ना, ये ए है ना, तो मैं बोला कि जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बना के जा रहा है, वो डायरेक्शन ही होगा ना, है कि ना। तो अल्फा क्या होगा, द एंगल, है कि ना, कौन बना रहा है, वेक्टर आर, किसके साथ, वेक्टर ए के साथ, द एंगल विथ व्हिच द वेक्टर आर द रिजल्टेंट वेक्टर इज मेकिंग, है कि ना, और द रिजल्टेंट कितना एंगल बना के वेक्टर ए के साथ जा रहा है, समझ रहे हो ना भाई, है कि ना, है कि ना, समझ रहे ना भाई, ना कुछ डाउट हो रहा है भाई, कुछ डाउट हो रहा है कि बताओ, ठीक है ना कुछ बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैं अगर ये एंगल निकाल दूं अल्फा, तो मैं क्या बोल सकता हूं रे, ये जो अल्फा है, मैं क्या बोलूंगा ना, ये अल्फा जो है रिजल्टेंट बना रहा है, किसके साथ, रिजल्टेंट कैसे जा रहा है ना, अल्फा एंगल बना के जा रहा है, किसके साथ, वेक्टर ए के साथ। मैं उसको कैसे लिखूंगा ना, द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी हैव मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मच एंड द रिजल्टेंट इज मूविंग in a direction, the resultant r is moving in a direction making an angle of alpha with vector a, लिख सकता हूं। तो मैं अगर ये अल्फा निकाल दूंगा एंगल, तो मैं बोल सकता हूं कि इतना एंगल में जा रहा है, डायरेक्शन पता चल गया मेरे को ना, नहीं समझ रहे, ठीक है ना। तो अब बात बताइए, मेरा एम क्या है डायरेक्शन निकालने के लिए, ये एंगल के अलावा भी हम ये डायरेक्शन निकाल सकते हैं, तो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग हम डायरेक्शन निकालेंगे, तो हम बताएंगे कब कहाँ पे क्या यूज होगा। तो जहाँ पे एंगल दिया होगा आपको, आप एंगल ही निकालेंगे, दोनों वेक्टर के बीच एंगल दिया है तो आप यहाँ पे भी रिजल्टेंट का एंगल ही निकालेंगे टू फाइंड डायरेक्शन, ठीक है ना। तो मैं अभी क्या करूँगा, डायरेक्शन निकालूंगा, ठीक है ना। तो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर, तो मैंने क्या किया, फिर से डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, बोर हो रहे हैं भाई, हो रहे हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, सर बोर लगता है आप जो पढ़ाते हैं, ठीक है ना, मैं थोड़ा अपने आप को बेटर तो बना सकूं, ठीक है ना। डरना मत भाई, बस गाली मत करना, गाली मुझे पता है, स्टिल मत करना, ठीक है ना, इसीलिए तो बोलूँ गाली मत करना, पता है बोल के, ठीक है ना, फिर बुरा लगेगा ना। था यार, PQST था यार, ST, तो ये मेरा था, मेरा क्या, थीटा, ठीक है। तो यहां पे PT क्या था, PT इक्वल्स टू R था, जिसका वैल्यू हम ला चुके हैं, हाँ कि ना, जिसका वैल्यू आ चुका है A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा का ओवर रूट। PQ क्या था मेरा, A, QS क्या था, B कॉस थीटा, थीटा जिसके साथ लगा होगा वो कॉस होगा, रे खत्म, थीटा जिसके साथ नहीं लगा होगा वो साइन होगा, ठीक है ना। इसका प्रूफ भी हम करेंगे आगे जाके। तो ये ST क्या हो जाएगा, ST B साइन थीटा, एंड ये QT क्या हो जाएगा, B। तो हम यहां पे एंगल कितना लिए, रिजल्टेंट का अल्फा, तो हम यहां पे क्या बोलेंगे कि द अल्फा क्या है, द एंगल दैट द रिजल्टेंट
इज मेकिंग विथ वेक्टर ए। ठीक है ना। तो अभी हमें अल्फा निकालना है, अल्फा निकाल देंगे तो हमें डायरेक्शन पता चल जाएगा, फिर हम लास्ट को लिख लेंगे। ठीक है ना। देखो तो मैंने क्या किया, पी एस टी राइट एंगल ट्राइंगल लिया, राइट एंगल ट्राइंगल, इन द राइट एंगल ट्राइंगल, इन द राइट एंगल्ड ट्राइंगल पी एस टी बड़ा वाला, ठीक है ना, बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल, टेन अल्फा क्या होगा बताइए, टेन अल्फा P बाई बी ना, परपेंडिकुलर कौन है, एस टी। देखो ये मेरा हाइपोटेनियस है, ये मेरा बेस है, क्योंकि अल्फा एंगल जिसके साथ होगा वो बेस होगा, अल्फा एंगल जिसके साथ होगा वो बेस होगा, हम अल्फा निकाल रहे हैं। एंड एस टी क्या होगा, परपेंडिकुलर, एस टी बाई पी एस। अभी आप देख लीजिए, फिर मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कैसे याद रखेंगे। ठीक है ना, इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे बता दूंगा। तो ये टेन अल्फा क्या हो जाएगा बताइए, एस टी मतलब बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, पी एस मतलब पी क्यू प्लस क्यू एस, है कि ना, पी क्यू प्लस क्यू एस। तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा भाई ना, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो कितना एंगल बना के जा रहा है वेक्टर आर, तो आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि ना द रिजल्टेंट आर, द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी that is R has magnitude equal to a square plus b square plus 2ab cos theta and is moving in a direction, and is moving in a direction making an angle of alpha with vector A। अब बोलोगे सारा वेक्टर ए के साथ ही क्यों लिए, बी के साथ तो पार्शियलिटी हो गया, बी के साथ क्यों नहीं लिए, आर का एंगल आप आर का डायरेक्शन ए के साथ क्यों निकाले, आप बी के साथ क्यों नहीं निकाले। हमेशा जब भी आपको रिजल्टेंट पूछेगा आप ये मैग्नीट्यूड लाइएगा, डायरेक्शन लाइएगा, ध्यान से सुनिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, इक्वेशन 1। डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करता है, सॉरी इक्वेशन 2, डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 मैग्नीट्यूड, इक्वेशन 3 डायरेक्शन। तो मैं आपको बोला कि सर आप रिजल्टेंट का डायरेक्शन वेक्टर ए के साथ लाए, वेक्टर बी के साथ नहीं लाए, आप ए के साथ लाए, बी के साथ पार्शियलिटी किए, है कि ना, बोल सकते हो आप। तो मैंने क्या किया, वेक्टर बी के साथ भी निकाला, कितना एंगल, बीटा। लेट मैं अल्फा लिया था, एक ही निकालना, इधर ए के साथ या तो बी के साथ। मैं बस बोल रहा हूं अगर बीटा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। देखो पहले ट्रिक याद रख लेते हैं। क्या ट्रिक, हमेशा हम लोगों ने पढ़ा टेन मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, पी बाई बी, एंड साइन बाई कॉस, है कि ना। देखो मैं ले टेन अल्फा निकालूंगा, टेन अल्फा क्या करूंगा, टेन मतलब क्या होता है, साइन बाई कॉस। हमें पता है टेन थीटा मतलब क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, बट टेन अल्फा मतलब साइन बाई कॉस लिखा। लेफ्ट साइड जो हम एंगल निकाल रहे रिजल्टेंट का वो लिए, राइट साइड हम हमेशा जो दो वेक्टर का एडिशन कर रहे हैं उनका एंगल लेंगे, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। जिसके साथ आप एंगल निकाल रहे हो उसको वो बेस है, जिसके साथ देखो आप किसके साथ एंगल निकाल रहे हो, ए के साथ, तो ए बेस है। बेस हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर, टेन मतलब क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस। मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, जिसके साथ आप एंगल निकाल रहे हो वो बेस है कि ना।
अल्फा का एंगल, जो रिजल्टेंट का एंगल अल्फा, आप किसके साथ निकाल रहे हो? वेक्टर ए के साथ। तो वेक्टर ए बेस है कि ना, वेक्टर ए बेस है। बेस हमेशा डिनोमिनेटर में रहता है 10 में, है कि ना। बचा कौन? बी। कुछ समझे? तो अल्फा क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये वेक्टर ए के साथ। अगर आप वेक्टर बी के साथ लाएंगे, क्या करेंगे? वेक्टर बी के साथ मैंने लिया, लेट वेक्टर बी के साथ एंगल वेक्टर बीटा, बीटा लिया, एंगल लिया, कितना लिया? बीटा लिया। मैं क्या बोला? 10 मतलब साइन बाई कॉस। किसके साथ एंगल लिया? जिसके साथ एंगल लिए वो बेस है, वो नीचे रहेगा, सिंगल रहेगा। किसके साथ एंगल लिए? बीटा, बी के साथ, नीचे रहा। बचा कौन? ए। तो बीटा क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स ए साइन थीटा बाई बी प्लस ए कॉस थीटा। को समझ आ रहा है? ये बीटा क्या है? द एंगल, ठीक है ना। रिजल्टेंट किसके साथ बना रहा है? बी वेक्टर के साथ। बी वेक्टर के साथ बीटा एंगल बना के जा रहा है रिजल्टेंट, एंड ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना के जा रहा है रिजल्टेंट। बट आपको इन दोनों में से एक लाना है। कैसे निकालना है मैं बता चुका हूं, ठीक है ना। कैसे आप साइन थीटा कॉस थीटा करके निकालेंगे? जिसके साथ आप रिजल्टेंट का एंगल निकाले वो बेस होगा। देखो अल्फा में ए के साथ लिया तो अल्फा बेस, अल्फा में ए के साथ लिया तो ए बेस हुआ। बेस हमेशा नीचे रहेगा, अकेले रहेगा। जब मैं बीटा लिया, रिजल्टेंट का एंगल बी के साथ लिया, तो बी देखो नीचे रहा, सिंगल रहा, साइन कॉस के साथ मल्टीप्लाई नहीं हुआ, ठीक है ना। बी देखो नीचे रहा, सिंगल रहा। जिसके साथ एंगल नहीं लिए वो साइन एंड कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ लो ना। एंड हमेशा साइन बाई कॉस होगा 10 मतलब। तो ये आपका आज का लेक्चर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको समझ आया आज का लेक्चर, ट्राइंगल्स लॉ पूरा। एंड जो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा वो पैरेललोग्राम को लॉ को लेके रहेगा। एंड उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, पूरा न्यूमेरिकल्स वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों लेसन का, दोनों वीडियो का, ठीक है ना। तो चलिए आप अच्छे से पढ़िए, याद रखिए, एंड नेक्स्ट वीडियो देखना। प्रीवियस वीडियो देख लीजिए अगर नहीं देखे। होप आपको समझ आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।